बैठिए। ठीक, चलिए देखिएगा, आज हम लोग पॉलिटी का तीसरा क्लास को देखेंगे। और हम लोग पॉलिटी की क्लास में राष्ट्रीय चिन्ह के समझ रहे थे और देख रहे थे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देख लिया था भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गीत, और भारत का राष्ट्रीय झंडा, और भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। आगे के क्लास को आज देखते हैं। चलिए, तो इससे पहले हम लोग देखे थे कल की क्लास में क्या चीज, भारत का राष्ट्रीय तिरंगा और भारत का राष्ट्रीय पंचांग। तो कुछ क्वेश्चन को हम बताए पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। तिरंगा के बारे में बताया कि भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को, भारत के राष्ट्रीय झंडा के तिरंगा भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, आप बताइए। हाँ ठीक है, 22 जुलाई 1947 पढ़ के आए हैं ना। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक, आप बताइए तिरंगा को भारत में प्रथम बार कब फहराया गया था। ठीक, कब? 7 अगस्त 1906। कहाँ पर? कोलकाता के बागान चौराहा पर। आप बताइए विदेशों में कब फहराया गया था। ठीक है, 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट पर। किसके द्वारा? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। ठीक है, झंडा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगले बखैया के द्वारा। पिंगले बखैया के द्वारा झंडा का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन को बताइएगा। झंडा फहराना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बना दिया गया, कब से? तो अनुच्छेद 2004 से, ठीक ना, 2004 से। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के 1 के अ के तहत झंडा फहराना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये सब बात आप लोग को याद होगा, झंडा वाला क्लास जो कल कराए थे। ठीक है, झंडा को रात्रि में भी फहराया जाने लगा, कब से? 2009, नया कानून 2009 से। ठीक है, आम आदमी आम दिनों में झंडा फहरा सकता था, नया कानून 2002 से। काला झंडा क्या जिसका प्रतीक था? विरोध का प्रतीक है, विरोध का प्रतीक है काला झंडा, ठीक ना। झुका हुआ झंडा शोक का प्रतीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर झंडा को आधा झुका दिया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे ध्यान देंगे। और काला झंडा हो गया विरोध का प्रतीक, झुका हुआ झंडा शोक का प्रतीक। और बताइएगा उल्टा झंडा क्या चीज का प्रतीक था? तो उल्टा झंडा था विपदा का प्रतीक। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। राष्ट्रीय पंचांग में पढ़े थे क्या चीज, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में, ठीक ना। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, किसके द्वारा? राजा कनिष्क के द्वारा। तो ये सब पॉइंट हम बताए थे। हिजरी संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 622 ईस्वी, ठीक ना। तो ये कल के क्लास में हम लोग देखे थे भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, और बताए थे पंचांग के बारे में। आज राष्ट्रीय चिन्ह के क्रम को आगे की तरफ देखेंगे, और इसमें हम लोग अगला टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम होगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। चलिए आगे ध्यान देंगे। अशोक स्तंभ का निर्माण जो कराया गया है, इस अशोक स्तंभ का निर्माण जो कराया गया है किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक कौन थे? तो ये मौर्य राजवंश के शासक थे। किस राजवंश के? मौर्य राजवंश के तीसरे प्रसिद्ध शासक थे, ठीक ना।
मौर्य राजवंश के शासक थे। शासनकाल इसका अगर से पूछा जाए तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का शासनकाल माना जाता है। इनके बारे में एक पॉइंट और याद रख सकते हैं सम्राट अशोक के बारे में कि 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे और 269 ईसा पूर्व में इनका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे और गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में क्या किए, कलिंग पर आक्रमण किए थे। ठीक ना, कलिंग पर आक्रमण किए। कलिंग पर आक्रमण सम्राट अशोक के द्वारा कब किया गया है, 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी सम्राट अशोक के कैवें शिलालेख से मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक ना, कैवें शिलालेख, 13वें शिलालेख। चलिए इस हम लोग हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना बात को ध्यान देंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का निर्माण जो कराया गया है सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया है। सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के शासक थे, राजा थे, तीसरे शासक थे। इनका शासनकाल जो माना जाता है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे थे 269 ईसा पूर्व में और 269 ईसा पूर्व अपना राज्याभिषेक कराए थे। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद क्या किए थे, कलिंग पर आक्रमण किए थे। और कलिंग के आक्रमण के बारे में 13वें शिलालेख से विषय में जानकारी मिलती है। कलिंग पर आक्रमण के विषय में किस शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। समझिए आगे। सम्राट अशोक के द्वारा समझेंगे कि अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया किसके द्वारा, तो सम्राट अशोक के द्वारा। तो सम्राट अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ का निर्माण कराया गया कब, 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य में। ठीक ना, तो 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक ना, ठीक ना। तो सम्राट अशोक के द्वारा 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य क्या किया गया, सम्राट अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ का निर्माण कराया गया। ठीक ना, अशोक स्तंभ का निर्माण 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य कराया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण जो कराया गया कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में कराया गया था। तो सारनाथ जिला में कराया गया अशोक स्तंभ का निर्माण। तो सम्राट अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ का निर्माण उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में कराया गया था। अशोक स्तंभ का निर्माण कब, 242 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के मध्य। क्लियर है, आगे समझते हैं, ध्यान देंगे। सारनाथ में क्या हुआ था, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश है, यहीं पर सम्राट अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ का निर्माण कराया गया और इसी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया था। तो इस बात को नोट में लिख लेंगे। ठीक ना, क्या चीज कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उपदेश, ठीक ना, उपदेश दिया था किस भाषा में, पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। ठीक ना, पाली भाषा महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था और महावीर स्वामी के द्वारा किस भाषा में, प्राकृत भाषा में उपदेश दिया गया था। ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है, तो वो भी लिखा गया है प्राकृत भाषा में सम्राट अशोक के अभिलेखों को लिखा गया। लेकिन उसमें अगर सम्राट अशोक के लिपि के बारे में पूछा जाए कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में कितने लिपि का प्रयोग किया गया है, तो 4 लिपि का प्रयोग किया गया, आर्कमेक लिपि, ग्रीक लिपि और खरोष्टी लिपि। लेकिन सबसे ज्यादा जो सम्राट अशोक का अभिलेख मिला है किस लिपि से मिला है, तो ब्राह्मी लिपि से मिला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सम्राट अशोक के अभिलेख का पता सर्वप्रथम बार कब लगाया गया था, 1740 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा। और सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम
कब किया गया और किसके द्वारा? तो 1837 ईस्वी में सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम किया गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो इस पॉइंट को भी नोट में याद रखेंगे। तो हम पढ़ रहे थे अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य कराया गया। और कहाँ पर कराया गया? तो सारनाथ में कराया गया। इसी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था, ठीक ना। और महात्मा बुद्ध के इस उपदेश अपने जीवन के प्रथम बार जब उपदेश दिए थे, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में। तब इस घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नाम से जाना गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने जब गृह का त्याग किया था, तब इस घटना को किस नाम से जाना गया था? महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया था। और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तब इस घटना को किस नाम से जाना गया था? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया था। इस सब पॉइंट को भी याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारनाथ में ही सम्राट अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ का निर्माण कराया गया था। अशोक स्तंभ में होता क्या है? तो ध्यान देंगे, अशोक स्तंभ में दो भाग होते हैं, एक मान लेते शीर्ष और एक मान लेते आधार। आप लोग देखेंगे तो शीर्ष में क्या होते हैं ना, 4 सिर देखे होते हैं, लेकिन सामने से देखने पर 3 ही सिर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे के पीठ के बल खड़े होते हैं, इसीलिए सामने से देखने पर 3 ही सिर दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, शेर जो होता है वीरता और बहादुरी का प्रतीक होता है, ठीक ना। वीरता और बहादुरी का प्रतीक होता है, ठीक है। शीर्ष के ठीक नीचे आधार के बीच में एक चक्र होता है। इसी चक्र के बारे में हम कल बता रहे थे क्या, कि सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से ही, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ से ही चक्र को लिया गया है तिरंगा में। तो इस यहाँ पर शीर्ष के नीचे ठीक आधार के बीच में एक चक्र होता है, ठीक ना। चक्र के दाहिने तरफ बैल का चित्र अंकित रहता है और बाएं तरफ के तरफ घोड़ा का चित्र अंकित रहता है, ठीक है। और इसके नीचे एक वाक्य लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक ना। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ध्यान देंगे, आधार के ठीक नीचे, शीर्ष के ठीक नीचे आधार के बीच में एक चक्र होता है। चक्र में 24 तिल्लियां होती है और यहीं से तिरंगा में इस चक्र को लिया गया है। चक्र के दाहिने तरफ बैल, जो कि क्या चीज का प्रतीक होता है? बैल जो होता है परिश्रम का प्रतीक होता है, ठीक है। जबकि घोड़ा जो होता है राज सिंहासन का प्रतीक होता है या प्रगति का प्रतीक होता है। इसके नीचे ठीक नीचे एक वाक्य लिखा रहता है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह भारत का आदर्श वाक्य है और इसके बारे में पूछा जाएगा कि किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक ना। तो भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। और यह भारत का आदर्श वाक्य है, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108, ठीक ना। तो उपनिषद की संख्या कितना है? 108, ठीक ना। वेद की संख्या कितना है? 4। वेदांग की संख्या कितना है? 6। पुराण की संख्या कितना है? 18। तो ये पॉइंट को भी याद रखना है हम लोग को, ठीक ना। उपनिषद की संख्या 108, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6 और पुराणों की संख्या 18, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ये अशोक स्तंभ हुआ। इस अशोक स्तंभ को भारत की सरकार के द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया? तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक ना। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको, ध्यान देंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया, ठीक ना। ये मौर्य राजवंश के तीसरे शासक हो, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, 269 ईसा में गद्दी पर बैठा था, सॉरी राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए थे। और इसके विषय में विशेष जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। और इसी शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, सम्राट अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ का निर्माण 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य कराया गया था। और इसके बारे में याद रखेंगे, अशोक स्तंभ का निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में कराया गया था। कहाँ पर कराया गया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ जिला में कराया गया था। और इसी सारनाथ जिला में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया था, ठीक ना। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था, ठीक है। अशोक स्तंभ में दो भाग होते हैं, एक शीर्ष और एक आधार। शीर्ष में 4 सिर होते हैं, लेकिन सामने से देखने पर कितने सिर? 3 ही सिर दिखाई देते हैं। सिर जो होता है वीरता और बहादुरी का प्रतीक होता है। शीर्ष के ठीक नीचे आधार
के बीच में एक चक्र होता है, चक्र में 24 तिल्लियां होती है। चक्र के दाहिनी तरफ एक बैल का चित्र अंकित रहता है और बाएं तरफ एक घोड़ा का चित्र अंकित रहता है। इसके ठीक नीचे एक वाक्य लिखा हुआ रहता है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होती है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह भारत का आदर्श वाक्य है जिसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बैल क्या चीज का प्रतीक होता है? परिश्रम का प्रतीक होता है। और घोड़ा जो होता है क्या चीज का प्रतीक होता है? तो घोड़ा जो होता है राजसिंहासन या प्रगति का प्रतीक होता है। इस अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार कर लिया गया? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये हम लोग देखें राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हम लोग बहुत सारा चीज को देखेंगे। तो यहाँ पर नाम सिर्फ देख लेंगे। अगर पूछा जाए आपसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कि भारत बताइए कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा। गंगा को राष्ट्रीय नदी की दर्जा कब दिया गया? 2008 ईस्वी में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछेगा तो डॉल्फिन। डॉल्फिन डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा तो कब दिया गया? 2009 ईस्वी में। ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो बाघ। ठीक ना। और बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया गया? 1972 ईस्वी में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ठीक ना, मोर। और इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 73, कहीं कहीं 63 भी देता है, ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान देंगे, भारत का राष्ट्रीय फल पूछेगा आपसे तो फल क्या हो जाएगा? आम। ठीक ना। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय पूछेगा आपका भारत का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय पूछेगा आपसे, भारत का राष्ट्रीय और सारा बताइए, भारत का राष्ट्रीय दिवस के, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा होगा? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। जयंती। ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय पर्व हो गया स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके अलावा बहुत सारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या हो जाएगा? तो भारत रत्न। ठीक ना, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज जान सकते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। तो इतना समझ चुके होंगे आप लोग, अच्छा से समझ में आया? हाँ, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। नोबेल पुरस्कार, नोबेल विश्व का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार माना जाता है, जबकि भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार क्या हो जाएगा? भारत रत्न। अभी हम लोग भारत रत्न के बारे में ही पढ़ेंगे। हाँ ठीक, चलिए देखिए आगे। तो ये हम लोग भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में देखें। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में समझते हैं। भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है। ठीक ना, भारत का भारत रत्न जो है सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है और यह राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है। ठीक है, इस पुरस्कार को किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यानी भारत रत्न पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को कला साहित्य संस्कृत कला साहित्य सामाजिक सेवा या किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो माना गया था किया गया था 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसे सर्वप्रथम बार 3 व्यक्ति को दिया गया। कितना व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को दिया गया। वह 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, वह 3 व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो पहला व्यक्ति कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दूसरा हुए सीवी रमन और तीसरा थे सी राजगोपालाचारी। ठीक ना, तो भारत रत्न पुरस्कार
2 जनवरी 1954 ईस्वी को शुरुआत की गई भारत रत्न पुरस्कार की, और यह सर्वप्रथम 3 व्यक्ति को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी वी रमन और सी राजगोपालाचारी को 3 व्यक्ति को प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1954 में। लेकिन पूछा जाएगा कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुए, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। अभी तक देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार जो है कितना व्यक्ति को दिया जा चुका है, तो 53 व्यक्ति को दिया जा चुका है, ठीक ना। तो कितना व्यक्ति को दिया जा चुका है, 53 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें से 16/4/20 यानी लगभग 20 आदमी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अभी तक 5 महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक ना। कितना महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, 5 महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और टोटल मिलाकर कितना व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, तो 53 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें 20 मरणोपरांत व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इस साल में कम से कम तीन व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन 1996 में 4 व्यक्ति को दिया गया, और इस बार 2024 ईस्वी में क्या किया गया, 2024 ईस्वी में 5 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक ना। ऐसे सामान्यतः 3 व्यक्ति को एक साल में भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन इस बार 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिए गए। और आगे ध्यान रखेंगे भारत रत्न पुरस्कार में कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले, अगर पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हुए, तो सचिन तेंदुलकर। कौन, सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को कितना साल की उम्र दिया गया, 40 साल की उम्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए, सचिन तेंदुलकर। सबसे अधिक उम्र में अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति कौन हुए, डी.के. कर्वे, ठीक ना, डी.के. कर्वे। इनको 1958 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। कब, 1958 ईस्वी में। कब, कितने साल की उम्र में, तो इनको दिया गया था 100 साल की उम्र में, 100 में जन्म के उपलक्ष्य में दिया गया था। 100 साल की उम्र में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, डी.के. कर्वे को, जो कि सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले ये सबसे कम अधिक उम्र में हुआ, और ये सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हुए, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। लेकिन नामित किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत रत्न पुरस्कार के लिए किसके द्वारा व्यक्ति को नामित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक ना, प्रधानमंत्री के द्वारा। एक तो पहले यूनिटी बना हुआ रहता है, लेकिन नामित घोषणा की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, और दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार को राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। कब दिया जाता है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार को दिया जाता है। ध्यान देंगे भारत रत्न पुरस्कार में किसी प्रकार की राशि दी जाती है, तो नहीं, भारत रत्न पुरस्कार में किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती। इधर समझेंगे, भारत रत्न पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती। इसमें क्या होता है कि एक पीपल का पत्ता बना हो रहता है, जो कि तांबे का बना होता है, और उस पर चारों तरफ से प्लेटिनम का कोर चढ़ा रहता है, और उसमें उगता हुआ सूर्य का चित्र अंकित रहता है, ठीक ना। और नीचे भारत रत्न लिखा रहता है। उसके पीछे में क्या होता है कि अशोक स्तंभ का चिन्ह रहता है, और उसके नीचे में सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ठीक है। तो ये भारत रत्न में होता है, ठीक ना। मान लीजिए कि पीपल का पत्ता बना हुआ है, और इसमें उगता हुआ सूर्य का चित्र अंकित रहता है, ठीक ना, और नीचे भारत रत्न लिखा हुआ रहेगा। ये उगता हुआ सूर्य जो बना हुआ रहेगा किसका, प्लेटिनम का बना हुआ रहेगा, और इसके कोर में प्लेटिनम का चिन्ह, प्लेटिनम का कोर लगा हुआ रहेगा, और पूरा जो बना हुआ होगा ये मेटल किससे बना होगा, तांबे का बना हुआ होगा, ठीक है। और नीचे भारत रत्न लिखा होगा, और इसके पीछे वाले साइड में क्या होगा, तो इसके पीछे वाले साइड में अशोक स्तंभ का चित्र अंकित रहेगा, और नीचे क्या हुआ लिखा रहेगा, तो सत्यमेव जयते रहेगा। इसी को भारत रत्न के रूप में प्रदान किया जाता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रमाण पत्र जो होता है, जो राष्ट्रपति का सिग्नेचर किया हुआ होता है, वो दिया जाता है व्यक्ति को, भारत रत्न पुरस्कृत व्यक्ति को दिया जाता है भारत रत्न के रूप में। तो इस बात को भी याद रखेंगे। तो भारत रत्न पुरस्कार में ये चीज दिया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार में किसी भी प्रकार की राशि को नहीं दी जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दे दिया जाता है उसे उसे बहुत सारी रॉयल्टी दी जाती है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा।
तो भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, इसका घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार को 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है और इसमें किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक प्रमाण पत्र राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किया हुआ दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक पीपल के बने पत्ते पर उगता हुआ सूर्य का चित्र अंकित रहता है और नीचे भारत रत्न लिखा हुआ रहता है। और यह पीपल का बना हुआ पत्ता जो होता है मेटल का, तांबा का बना हुआ रहता है, जिसमें प्लेटिनम का कोड चढ़ा होता है और उगता हुआ सूर्य भी प्लेटिनम का बना होता है और नीचे भारत रत्न लिखा रहता है। और जिसके पीछे अशोक स्तंभ और उसके नीचे क्या लिखा हुआ रहता है, तो उसके नीचे लिखा रहता है क्या चीज, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो इसको समझे। देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार अभी तक 5 महिला को मिली है। तो कौन कौन सी महिला थी जिसको भारत रत्न मिला है, तो ध्यान रखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इनको 1971 ईस्वी में दिया गया, ठीक ना, इंदिरा गांधी को। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी। चलिए आगे समझिए। दूसरी महिला कौन है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, एम सुब्बालक्ष्मी, एम सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर, ठीक ना, लता मंगेशकर। ठीक है, तो इतना व्यक्ति, इतना महिला है जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। फिर से समझिए, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली अभी तक कितनी महिलाएं हैं, तो 5 महिलाएं। श्रीमती इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, एम सुब्बालक्ष्मी और लता मंगेशकर। ठीक ना, तो ये 5 महिलाएं जिनको अभी तक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। यहाँ पर जो है मदर टेरेसा है, तो मदर टेरेसा को पहले इस भारत रत्न दिए जाने से पहले मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1980 ईस्वी में। कब दिया गया, 1980 ईस्वी में। लेकिन 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और इससे पहले इनको नोबेल पुरस्कार, विश्व के सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार जो है, कौन सा पुरस्कार है, अभी शुरू में बोले थे ना, नोबेल पुरस्कार। तो विश्व का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, जो कि मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में दिया जा चुका था। किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1980 ईस्वी में और इससे पहले इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था 1979 ईस्वी में। किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। तो विश्व का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार इनको पहले दिया जा चुका था और बाद में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक ना, एक और भारतीय थे ऐसा, कौन, तो याद रखेंगे अमर्त्य सेन के बारे में। चलिए अगला स्लाइड पर देखते हैं। तो अमर्त्य सेन के बारे में समझेंगे। तो अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को पहले दिया जा चुका था नोबेल पुरस्कार। ठीक ना, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है 1998 ईस्वी में। ठीक ना, किसको, अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाने वाले नोबेल, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हुए। और इनको, अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और इसके 1 साल बाद, उसके बाद जाकर इनको भारत रत्न दिया गया। तो इनको भारत रत्न दिया गया 1999 ईस्वी में। ठीक है, तो पहले दिया जा चुका था नोबेल पुरस्कार और बाद में दिया गया इनको क्या चीज, भारत रत्न। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या देखें, फिर से समझिए थोड़ा। 5 महिलाओं को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला थी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, एम सुब्बालक्ष्मी और लता मंगेशकर, इतना महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, 5 महिला को। चलिए आगे समझिए। अमर्त्य सेन को दिया गया था ये मदर टेरेसा को देखे कि पहले नोबेल पुरस्कार, उसके बाद भारत रत्न। अमर्त्य सेन को भी पहले नोबेल पुरस्कार, उसके बाद भारत रत्न दिया गया। ठीक है, ध्यान देंगे। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। तो ये कब से जोड़ा गया, तो ध्यान देंगे 1955 ईस्वी से मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। कब से, 1955 ईस्वी से। लेकिन भारत में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो हुए, या कब दिया गया, तो पहले व्यक्ति हुए 1966 ईस्वी में। कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि
मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई 1966 ईस्वी में। और मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए? तो प्रथम व्यक्ति कौन हुए? तो लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1966 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक ना, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौता के दौरान। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? बहादुर लोग क्या करते हैं? विजय करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? भगवान में सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? इंद्र। तो सबसे शक्तिशाली, तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, याद रखेंगे। ठीक है, छोड़िए ये सब, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान देंगे, भारत रत्न पुरस्कार केवल भारतीय को ही नहीं दिया जाता है, विदेशी अगर कोई व्यक्ति है तो अच्छा काम कर रहे हैं तो विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार विदेशी व्यक्ति कौन है प्रथम? तो ध्यान रखेंगे, प्रथम विदेशी व्यक्ति जो है, तो प्रथम विदेशी व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक ना, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम विदेशी कौन है? ये प्रथम विदेशी है। ठीक है, तो प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1987 ईस्वी में। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम विदेशी कौन हुए? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, आगे समझिए। दूसरा अगर विदेशी पूछ दिया जाए कि दूसरे विदेशी कौन है जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दूसरे विदेशी जो है आपका नेल्सन मंडेला। ठीक ना, तो नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ये दूसरे विदेश हुए। दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है, रंग भेद नीति को दक्षिण अफ्रीका से समाप्त किया गया था, किसके द्वारा? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा भी समाप्त किया गया था। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के बारे में याद रखेंगे कि दूसरे विदेशी है, ठीक है, जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले दूसरे विदेशी। एक नाम बताइए कि भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है भारत रत्न, और विश्व का जो सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार भारत रत्न, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है निशाने पाकिस्तान। तो निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो हुए कौन? ठीक है, तो ये हुए मोरारजी देसाई। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार कौन? भारत रत्न। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार निशाने पाकिस्तान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? तो मोरारजी देसाई। तो यहाँ तक समझ चुके होंगे, एक बार रिपीट करते हैं और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिए पहले भारत रत्न के बारे में हम लोग को समझना है ना। देखिए, भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है। यह किसी भी भारतीय को किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। इसमें क्या दिया जाता है, तो हम यहाँ पर बताए थे कि पीपल के बने पत्ते पर उगता हुआ सूर्य का चित्र अंकित रहता है, और यह पत्ता जो बना होता है तांबे का बना होता है, जिस पर मेटल के परत चढ़ी हुई होती है। और इसमें हम बताए थे उगता हुआ सूर्य भी मेटल का प्लेटिनम का बना होगा, और इसके नीचे सतमें इसमें के नीचे भारत रत्न लिखा हुआ रहेगा, वो भी प्लेटिनम का लिखा होगा। और इसके पीछे जो रहेगा तो क्या चीज रहेगा? अशोक स्तंभ का चित्र रहेगा, और उसके नीचे सतमें जयते लिखा रहेगा। तो ये चित्र के रूप में व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार के रूप में दी जाती है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। और इसका निर्माण जो किया जाता है कोलकाता के मेंटल अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अलीपुर जो मेंटल है वहां पर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये भारत रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो हुआ था 2 जनवरी 1954 ईस्वी को। जब शुरुआत हुआ तो सर्वप्रथम 3 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ठीक है, अभी तक 53 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें से 20 मरणोपरांत दिया जा चुका है, और 5 महिला व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। इस बात को भी याद रखेंगे। पहला बार अगर शुरू से देखा जाए तो 3 व्यक्ति को एक साल में कम से कम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। 1996 ईस्वी में 4 व्यक्ति को दिया गया था, और 2024 ईस्वी में देखेंगे तो 5 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है।
सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हुए, इनको 40 साल की उम्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए? डी के कर्वे, इनको 100 साल की उम्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए? डी के कर्वे, जो कि 100 साल की उम्र में दिएगा। डी के कर्वे के द्वारा याद रखेंगे 1896 ईस्वी बिड्डो होम की स्थापना की गई थी, ठीक ना। तो बिड्डो होम की स्थापना किसके द्वारा? डी के कर्वे के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1896 ईस्वी में। भारत रत्न पुरस्कार को राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, लेकिन इसकी घोषणा जो की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और इसे दिया कब जाता है? तो 26 जनवरी के दिन भारत रत्न पुरस्कार को दिया जाता है। अभी तक 5 महिला को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। कौन कौन है? तो ध्यान देंगे। पहला श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन हुई? श्रीमती इंदिरा गांधी। और इनको कब दिया गया? तो 1971 ईस्वी में दिया गया। दूसरी मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिए जाने से पहले नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था। नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में, भारत रत्न पुरस्कार 1980 ईस्वी में। और 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अरुणा आसफ अली, एम सुब्बालक्ष्मी और लता मंगेशकर, ये 5 महिला जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखेंगे अमर्त्य सेन भी थे, जिनको क्या किया गया कि पहले नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका था 1998 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन ही थे। और इसके बाद में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 1955 ईस्वी से मरणोपरांत भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? तो लाल बहादुर शास्त्री हुए। और लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 1966 ईस्वी में। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या बताए थे? शक्ति स्थल, ठीक है। पहला विदेशी जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो विदेशी व्यक्ति पहला कौन हुए? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1987 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान हुए, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1987 ईस्वी में। और इनके बारे में याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियल गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब इनके बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि मुझे, जब पाकिस्तान में इनका क्षेत्र चला गया था, तो इन्होंने कहा, क्या कहा था? मुझे भूखे भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया गया है, ठीक है। 1990 ईस्वी में दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार किसको? तो 1990 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था किसको? नेल्सन मंडेला को, 1990 ईस्वी में। और 1990 ईस्वी में ही नेल्सन मंडेला और अटल बिहारी सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। तो 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला और किनको दिया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को दिया गया था। प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला, जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई के बारे में बताएं कि मोरारजी देसाई क्या थे। तो मोरारजी देसाई के बारे में बताए थे कि निशाने पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार, और भारत का सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार भारत रत्न। तो निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न पुरस्कार, दोनों पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हुए? तो मोरारजी देसाई हुए। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार का विवाद हुआ था 1-2 बार, उस विवाद को भी हम लोग समझेंगे। देखिए, 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कि अपने पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किए। एक व्यक्ति हुए 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 ईस्वी में, ठीक ना। तो 1971 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हुआ कि 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कि अपने पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किए थे। तो नामित किया जाता है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा ही घोषणा की जाती है भारत रत्न पुरस्कार को। तो ये इन पर विवाद चला कि 1971 से कि अपने ही नाम को नामित कर लिए होंगे, और 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे चलकर क्या हुआ कि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का सरकार आया, ठीक ना। तो जनता पार्टी का सरकार आया 1977 इसमें गैर कांग्रेसी सरकार पहला किसका बना था? मोरारजी देसाई का, ठीक ना। तो जनता पार्टी का सरकार है 1977 ईस्वी में, और इस समय 1977 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार का वितरण बंद कर दिया गया, ठीक ना। तो भारत रत्न पुरस्कार का वितरण बंद कर दिया कब? 1977 ईस्वी में।
आगे चलकर फिर से कांग्रेस पार्टी का सरकार आया और कांग्रेस पार्टी के सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्रधानमंत्री बनी। 1980 ईस्वी में 80 से 84 श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासनकाल माना जाएगा, 84 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान देंगे 1980 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से सरकार में आई और 1980 ईस्वी में फिर से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। ठीक ना, तो दोबारा कब शुरुआत हुआ? 1980 ईस्वी में। और 1980 ईस्वी में हम बताए थे कि किनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, बताइए, अभी बताए थे किनको, ध्यान यहाँ दीजिए। 1980 में दिया गया था किसको? तो दिया गया था मदर टेरेसा को। बताइए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2-3 बार रिपीट करा चुके हैं। 1979 ईस्वी में। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान दें 1977 में भारत रत्न पुरस्कार का वितरण बंद किया गया। 1980 में भारत रत्न पुरस्कार का वितरण शुरू किया गया। तो 1980 में दिया गया किसको? मदर टेरेसा को। ठीक ना, 1979 में किसके नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मदर टेरेसा को, शांति के क्षेत्र में। ठीक है, आगे ध्यान देंगे भारत रत्न पुरस्कार के विजेता को लेकर केरल उच्च न्यायालय में और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका जारी की गई। किस लिए? तो भारत रत्न पुरस्कार जिस व्यक्ति को दे दिया जाता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? देश रत्न कहा जाता है, या देश रत्न से नामित किया जाता है। पद्म विभूषण जो जिन्हें दिया जाता है तो पद्म भूषण से और पद्म विभूषण से नामित किया जाता है। अतः वहां पर क्या याचिका जारी किया गया कि यह क्या है? उपाधि नहीं, क्या है? यह एक उपाधि है। ठीक ना, लेकिन भारत में क्या है कि उपाधियों के अंत की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत का चर्चा किया गया है। ठीक ना, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत का चर्चा किया गया। ठीक ना, तो उपाधियों के अंत का चर्चा किया गया। यह केरल उच्च न्यायालय में क्या किया गया? याचिका जारी की गई थी और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका जारी की गई थी। ठीक ना, तो 1992 से लेकर, नहीं 93 से लीजिएगा, 1993 से लेकर 1995 तक भारत रत्न पुरस्कार का वितरण दोबारा बंद हुआ था। एक बार 1977 से 1980 याद रखेंगे और एक बार 1993 से लेकर 1995 में बंद हुआ था। क्यों? क्योंकि केरल उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक PIL जारी किया गया था, जनहित याचिका दायर किया गया था कि यह एक उपाधि है। लेकिन केरल उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इस याचिका को खारिज किया गया और क्या कहा गया कि यह जो है एक उपाधि नहीं है बल्कि सम्मानित पद है या सम्मानित नाम है। ठीक ना, इसीलिए फिर से अगर 95 उसके बाद क्या किया गया? 1996 ईस्वी से फिर से प्रारंभ किया गया, भारत रत्न पुरस्कार को वितरण को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 18 क्या है, इस बात को भी याद रखना आपको। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है, यानी भारत में उपाधियों का अंत किया गया। उपाधि तो उपाधियों के अंत की चर्चा कितना में? अनुच्छेद 18 में। लेकिन याद रखेंगे अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत की चर्चा की गई है, लेकिन शैक्षणिक और सैनिक उपाधि को छोड़कर, शैक्षणिक और सैन्य उपाधि को छोड़कर भारत में किसी प्रकार की उपाधि को ग्रहण करते हैं तो इसकी अनुमति सरकार से लेनी पड़ेगी, यानी राष्ट्रपति से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत का चर्चा किया गया। शैक्षणिक कहने का मतलब क्या हो गया? अगर कोई व्यक्ति PhD वगैरह करता है तो उसके नाम के पीछे डॉक्टर लगता है, प्रोफेसर लगता है। ठीक ना, तो ये शैक्षणिक उपाधि हुआ। अगर कोई व्यक्ति सैन्य में रैंक हासिल करता है तो जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर। ठीक ना, तो ये सब सैन्य उपाधि हुआ था। सैन्य उपाधि और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर अगर किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण करते हैं तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति से लेनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का चर्चा किया गया, इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। एक बात और याद रखेंगे, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को नामित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार के लिए, लेकिन मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। लेकिन उनके परिजन के द्वारा क्या किया गया? सुभाष चंद्र बोस के मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार के लेने से इनकार कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके परिजन को अभी तक यह पता नहीं चल पाया था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की कैसे हुई थी, यानी विवादास्पद था कि सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु हुआ है या नहीं। इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न पुरस्कार को देने का घोषणा किया गया था, लेकिन उनके परिजन के द्वारा लेने से इनकार कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि मरणोपरांत दिया जा रहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को
जापान के टोक्यो से कहीं जा रहे थे, जिसमें विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हो पाया था कि उस विमान में सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेकिन माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के जांच के लिए कई सारे आयोग का गठन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा यह सत्यापित नहीं किया गया था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई थी, कब हुई थी। सब ठीक ना, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो ये था भारत रत्न। अब हम लोग क्या करेंगे कि भारत रत्न अभी तक जितना व्यक्ति को दिया जा चुका है, जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिया जा चुका है, उनका नाम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पूरा नाम को देखते हैं कि किनको किनको अभी तक भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। यहाँ तक समझ गए सब कोई? समझ में आया? ठीक है, तो पूरा जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, अभी तो 3-4 नाम ऐसे पहले बताइए, ऐसे बताइए पहले, उसके बाद हम पूरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम बताएंगे। भारत रत्न सर्वप्रथम बार 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। प्रथम व्यक्ति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। दूसरा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और तीसरा सीवी रमन। तो ये 3 व्यक्ति का नाम तो पहले ही याद रखना है, लेकिन इसमें पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी। कब दिया गया? 1971 में। ई कब दिया गया है? 1954 में। तीनों व्यक्ति को 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को दिया गया 1971 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम विदेशी कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया? 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियल गांधी के नाम से जाना जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन, तो मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हो लाल बहादुर शास्त्री, 1966 ईस्वी में। तो 1966 ईस्वी में दिया गया था मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार, ठीक ना। तो मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे ध्यान देंगे। और क्या है, एक बताइएगा कि दूसरे विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दूसरे विदेशी कौन थे? 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इतना तो पहले ही याद रखना इन नामों को, क्योंकि हम ये पूछा जाएगा। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर। कब दिया गया? 2013 में नामित किया गया था, 2014 में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में, कितना वर्ष की उम्र में? 40 वर्ष की उम्र में। सबसे अधिक उम्र में डीके कर्वे। डीके कर्वे को कब दिया गया? 1958 ईस्वी में। तो डीके कर्वे को 1958 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है कितना साल की उम्र में? 100 साल की उम्र में दिया गया था, ठीक ना। तो 100 साल की उम्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना, सबसे अधिक उम्र में। अभी तक भारत रत्न पुरस्कार कितना व्यक्ति को दिया जा चुका है? तो अभी तक दिया जा चुका है कितना? 53 व्यक्ति को। कितनी महिला व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? 5 महिला व्यक्ति को। अगला बात को समझेंगे, एक बात और इम्पोर्टेंट, जिस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका होता है वो भारत के कैमे नागरिक होते हैं? तो भारत के 7वें क्रम के नागरिक होते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना है। जिस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दे दिया जाता है वो भारत के कैमे नागरिक होते हैं? 7वें नागरिक होते हैं। पहला नागरिक कौन होते हैं भारत के? राष्ट्रपति, ठीक ना। दूसरा उपराष्ट्रपति। तीसरा प्रधानमंत्री। चौथा राज्य के राज्यपाल। पांचवा पूर्व राष्ट्रपति। छठा
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। और सातवां, जिनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। और जितना मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे इसको भी इसी में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार जिस व्यक्ति को दिया जा चुका होता है वो भारत के कितवें क्रम के नागरिक कहलाएंगे? 7वें क्रम के नागरिक कहलाएंगे। ये वरीयता के क्रम से सजाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वरीयता के क्रम से देश के प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। दूसरे नागरिक कौन? उपराष्ट्रपति। तीसरे नागरिक कौन? प्रधानमंत्री। चौथे नागरिक कौन? राज्यपाल। पांचवें नागरिक कौन होगा? पूर्व राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति रह चुके होंगे। और छठे नागरिक कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। और सातवें नागरिक भारत रत्न जिस व्यक्ति को प्राप्त हो चुका होगा उन्हें ही सातवें नागरिक के रूप में दर्जा दिया जाता है, ठीक ना। तो ये था भारत रत्न। अब हम लोग क्या देखेंगे, लिस्ट के हिसाब से जो अभी तक भारत रत्न पुरस्कार पा चुके हैं और जिसमें से महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम याद रखना। जैसे पूछा जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो कब दिया गया? 1997 ईस्वी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब दिया गया? पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 1955 ईस्वी में, ठीक ना। पूछा जाएगा कि बीबी गिरी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, क्योंकि बीबी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, तब बीबी गिरी को कब दिया गया? 1975 ईस्वी में, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको हम लोग एक लिस्ट के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ गया है, रहने दे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, अगले क्लास में पूरा लिस्ट को, अभी तक 53 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें से इंपॉर्टेंट लगभग हम लोग देखेंगे 30-40 का नाम देखेंगे जिनको भारत रत्न पुरस्कार, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज रहने दीजिए इतना ही, ठीक है। आगे आप लोग पढ़कर कमेंट में करेंगे आप लोग कि कैसा क्लास लग रहा है आगे क्लास के बारे में, और आगे क्लास कल देखते हैं। भारत रत्न के बाद हम लोग नोबेल पुरस्कार और कुछ पुरस्कार को देख लेंगे, और इसके बाद संविधान पे आएंगे और संविधान को पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्लास में रेगुलर बने रहिए, आपका पूरा पॉलिटी खत्म कराया जाएगा, ऑनलाइन वाला भी और ऑफलाइन वाला को तो हो ही रहा है, ठीक ना। ऑनलाइन वाला भी ध्यान देंगे, ठीक, हो गया।